जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए बॉटनी 6 सेमेस्टर का जो है यहाँ पर आपके लिए सिलेबस लेकर आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो कोर्स टाइटल इसका है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इसका जो है यहाँ पर कोर्स टाइटल हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पेपर नंबर यहाँ पर 3rd लिखा है, पर पेपर नंबर जो हमारा होता है वो पेपर हमारा ये 2nd होता है, ठीक है। पेपर हमारा ये 2nd होता है। अब पेपर नंबर यहाँ पर 3rd क्यों लिख दिया है? तो अब यहाँ पर जो पेपर नंबर वहाँ पर जो होता है कि पेपर नंबर जो वहाँ पर 2nd होता है, ठीक है। पेपर नंबर जो हमारा 2nd होता है वो हमारा थ्योरी वाला होता है, उसको यहाँ पर जो है बोल दिया है, ठीक है। हम उसके अनुसार नहीं देखेंगे, ये हमारा जो है पेपर नंबर 2nd ही होगा, ठीक है। इसको हमको यहाँ पर पढ़ना होगा, इससे जो रिलेटेड कंटेंट हमको यहाँ पर। तो देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो BSc होता है, प्रत्येक जो हमारा सेमेस्टर होता है, प्रत्येक सेमेस्टर में जो टोटल 8 यूनिट जो है हमारा निर्धारित होता है, ठीक है। तो प्रत्येक 1 यूनिट में जो है कितने क्या क्या मतलब टॉपिक बन सकते हैं, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये आप जो है मैं बताते हुए चलता हूँ, ठीक है, प्रत्येक को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला यूनिट यहाँ पर जो दिया गया है वो हमारा है नेचुरल रिसोर्स एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक जो है रिसोर्स हमारा हो गया, और उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन जो है किस प्रकार उसको हम सतत यूज करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले दिया गया है सॉइल डिग्रेडेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है। सॉइल का जो है डिग्रेडेशन जो है किस प्रकार होता है उसके बारे में जो हमको यहाँ पर पढ़ना रहेगा, और यहाँ पर जो है उसका मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, उसका जो है मैनेजमेंट दृष्टिकोण है वो क्या क्या इसके बारे में पढ़ना रहेगा। सबसे पहले दिया गया है क्या, वेटलैंड हो गया, फिर थ्रेट एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हमारा हो गया रामसर साइट्स के बारे में जो है पढ़ना रहेगा। उसके बाद फॉरेस्ट मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, अब जो जंगल का जो है मेजर और माइनर कौन कौन से प्रोडक्ट है उसके बारे में पढ़ना रहेगा। डिप्लीशन हो गया हमारा, फिर बायोलॉजिकल इन्वेशन इसके बारे में पढ़ना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी के बारे में पढ़ना रहेगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कौन से हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे और कौन हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा ध्यानपूर्वक। अब यहाँ पर देखते हैं यूनिट नंबर 2 यहाँ पर है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ठीक है। इससे जो है आपको इसमें इसके अंतर्गत जो है आपको क्या पढ़ना रहेगा, डिफिनेशन आप सबसे पहले पढ़ना रहेगा। डिफिनेशन ऑफ इकोलॉजी का जो डिफिनेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना रहेगा। फिर इकोलॉजिकल फैक्टर में हमारे कौन कौन से होते हैं, हमारा होता है बायोटिक और हमारा एबायोटिक, इसके बारे में जो है अच्छे से पढ़ना होगा। इस पर जो है क्वेश्चन धुआंधार पूछे जाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन जो होता है हमारा धुआंधार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर मैं ऊपर बता दूँ, यहाँ पर मैं बताना भूल गया था कि जो हमारा यहाँ पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है इसके बारे में क्वेश्चन कुछ बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। व्हिच आर द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एंड व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ मतलब नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ऐसा कुछ नॉट अगर पूछ सकता है कि रिन्यूएबल है कि नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कोल, जो हमारा कोयला होता है वो हमारा जो है किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपको बताना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसका जो इकोसिस्टम का जो है संरचना कैसा होता है, उसका जो है कार्य कैसा मतलब क्या क्या है, इसके बारे में जो है आपको लिखना रहेगा। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एनर्जी का फ्लो जो है किस प्रकार होता है इकोसिस्टम में, ये जो है आपको पढ़ना रहेगा। एक तो एनर्जी का फ्लो हमेशा कैसा होता है हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है हमारा यूनी डायरेक्शनल, हमारा जो इसका एनर्जी का फ्लो होता है ये 100% आपके पेपर में रखा हुआ क्वेश्चन है कि एनर्जी का फ्लो जो इकोसिस्टम में किस प्रकार होता है, तो आपको लिखना है वहाँ पर क्या यूनी डायरेक्शनल होता है। उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया, अब हमारा हाइड्रोसीरी हो गया, जीरोसीरी हो गया, इसके बारे में जो आपको मतलब जो है क्वेश्चन करना रहेगा। उसके बाद फूड चेन एंड फूड वेब, इसके बारे में। फिर इकोलॉजिकल हमारा पिरामिड जितने भी तैयार होते हैं सबके बारे में जो हमको यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद इकोसिस्टम इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होगा हाइड्रोफाइट हो गया, जीरोफाइट हो गया, हेलोफाइट, ठीक है। इसके बारे में जो आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं यूनिट नंबर 3, तो यूनिट नंबर 3 का नाम है सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। सॉइल का जो है निर्माण किस प्रकार होता है, हम जानते हैं कि जो सॉइल का निर्माण होता है हमारा वेदरिंग से होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ और उसका जो है कंजर्वेशन किस प्रकार जो है उसको संरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉइल फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन, जो सॉइल का फॉर्मेशन क्या होता है उसका जो कंपोजिशन क्या क्या होता है। सॉइल टाइप, उसका सॉइल का टाइप लिखना है कि कौन कौन से सॉइल के टाइप हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल, काला मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये क्ले मिट्टी, ये सब इसके बारे में पढ़ना रहेगा। सॉइल प्रोफाइल कौन कौन से हॉरिजन के बारे में पढ़ना रहेगा सॉइल का, यानी कि ABC जो हमारा होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। मृदा अच्छा इसको बोलते हैं। बायोलॉजिकल बायोजियो
केमिकल साइकिल के बारे में जो यहाँ पर पढ़ना रहेगा। बायो केमिकल साइकिल मतलब हमारा हो गया जो हमारे साइकिल होते हैं कौन कौन से, सल्फर साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, सल्फर साइकिल हो गया, इसके बारे में जो पढ़ना रहेगा आपको ध्यानपूर्वक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है सॉइल कंजर्वेशन बायोलॉजिकली। आप सॉइल का जो है कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल तरीके से, संरक्षित जो है कैसे कर सकते हैं बायोलॉजिकल तरीके से। उसमें आ गया हमारा मल्चिंग आ गया, फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के जरिए जो हम क्या कर सकते हैं इसमें सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। उसमें मैकेनिकल तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो बेसिन लिस्टिंग कर सकते हैं और यहाँ पर सॉइल रिक्लेमेशन जो है इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब वीडियो नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी और इसका जो है कंजर्वेशन हमारा कैसे होगा, इसके बारे में जो यहाँ पर पढ़ना रहेगा। तो इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, इसमें ध्यान से देखिए डिफिनेशन इसका, तो जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इसके बारे में पढ़ना रहेगा। हार्ड स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंडेमिक एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट इन इंडिया। इसमें जो इंडेमिक स्पीसीज कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जो हमारा पढ़ना है। इंडेमिक मतलब होता है कि कोई एक पार्टिकुलर मतलब जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, बोल सकते हैं एनिमल है, किसी पार्टिकुलर स्थान पर पाया जाए तो उसको बोलते हैं एंडेमिक। अब जो हमारा इंडेंजर्ड स्पीसीज आप जो प्लांट इन इंडिया होते हैं कौन कौन से इंडेंजर्ड मतलब खतरे की कगार पर, मतलब खतरे से जो है ग्रस्त हैं, उनके बारे में जो यहाँ पर लिखना रहेगा कौन कौन से हमारे प्लांट हो जाएंगे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारा जो एक्स सिटू और हमारा इन सिटू जो होता है ये 100% है कि आपके पेपर में 100% इसको पूछना जाना है क्या, व्हिच आर द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू एंड व्हिच आर द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। 100% आपके पेपर में इसको क्वेश्चन आना ही है। अब यहाँ पर दिया गया है रेड डाटा बुक। अब जो हमारे यहाँ पर जो दिए गए हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं इन्हीं के बारे में इस रेड डाटा बुक में जो है यहाँ पर लिखा होता है। उसके बाद बॉटनिकल गार्डन हो गया, फिर नेशनल पार्क हो गया और सेंचुरी और बायो रिजर्व हमारा, ठीक है। अब ये जो बॉटनिकल गार्डन हमारा हो गया, नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी और बायो रिजर्व, अब ये किसके एग्जाम्पल है, यही क्वेश्चन आपको देखना है इसमें ध्यान से, यही हमारा जो है बिल्कुल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यूनिट नंबर जो है हम 5 देखते हैं क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए बिल्कुल। तो यूनिट नंबर 5 का नाम है फाइटोजियोग्राफी, ठीक है। तो फाइटोजियोग्राफी यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें जो पढ़ना रहेगा वो बायोजियोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया जो है मतलब भारत का जो है नेचुरल वेजिटेशन किस प्रकार है उसके बारे में लिखना रहेगा। बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, जो हमारा एज एरिया हाइपोथेसिस हो गया, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इसके बारे में जो लिखना रहेगा। फिर फाइटोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, कौन कौन से फाइटोजियोग्राफिकल रीजन है इंडिया में, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, सबसे पहले हमारा वेस्टर्न घाट अगर ले लो तो इसमें ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। फिर वेजिटेशनल टाइप ऑफ इन उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वेजिटेशनल टाइप है उसके बारे में जो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा इसके बारे में, ठीक है। अगर आपको किसी भी यूनिट में दिक्कत होगा तो बताना, तो मेरे पास पूरा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। मैं उसको आपको जो है अपने यूट्यूब के जरिए या अपने जो है टेलीग्राम के जरिए जो है आप तक जो है मैं पहुंचा दूंगा किसी भी तरह। अब यहाँ पर यूनिट नंबर 6 का नाम है इन्वायरमेंटल ऑडिट एंड सस्टेनेबिलिटी, इसके, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना रहेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट कौन कौन से हैं, गाइडलाइन इन्वायरमेंटल ऑडिट इसमें जो है कौन कौन से गाइडलाइन दिए गए हैं इसके बारे में पढ़ना रहेगा। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड ISO 14000 सीरीज इसके बारे में पढ़ना रहेगा। स्कीम ऑफ लेबलिंग ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, ठीक है। इको मार्क हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड ग्रीन ऑडिट के बारे में पढ़ना रहेगा। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसके बारे में हो गया पूरा, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर उसका जो अवधारणा क्या क्या होती है, किसी सतत विकास मतलब एग्रीकल्चर का, उसके बारे में पढ़ना रहेगा। फिर इंडियाज़ इन्वायरमेंट एक्शन प्लान हमारा इसके बारे में पढ़ना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर इशू हो गया, अप्रोच हो गया, इनिशिएटिव हो गया टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड फुटप्रिंट इसके बारे में जो पूरा पढ़ना रहेगा, ठीक है। अब यूनिट नंबर यहाँ पर देखते हैं 7, इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना रहेगा। यूनिट नंबर 7 का नाम है पॉल्यूशन, ठीक है, यानी प्रदूषण हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया हमारा, एंड सर्कुलर इकोनॉमिक्स के बारे में जो है यहाँ पर पढ़ना रहेगा। तो ध्यान से देखिए इसमें जो क्या पढ़ना है हमको, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना रहेगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ इसके बारे में पढ़ना रहेगा। फिर एक्टिवेटर स्लज जो प्रोसेस होता है एक्टिवेटर स्लज बनने का ASP का, उसको यहाँ पर पढ़ना रहेगा, ठीक है। ये हमारा जो एक्टिवेटर स्लज का जो प्रोसेस होता है हमारा, ये पूरा है माइक्रोब्स का होता है, ठीक है, यहाँ पर जो इसको पढ़ना रहेगा। उसके बाद हमारा हो गया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, जो इसको किस प्रकार किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CNG का इम्प्लीमेंटेशन जो है किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में लिखना रहेगा। फिर बेस्ट टाइप कौन कौन सा होगा हमारा, कलेक्शन होगा, डिस्पोजल हो गया। फिर रिसाइकलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट जो हजार्डस हो जाते हैं और नॉन हजार्डस दोनों के बारे में जो यहाँ पर लिखना रहेगा कि जो हम वेस्ट मैनेजमेंट जो है
इकट्ठा करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, ठीक है। कौन कौन से उसमें से हजार्डस हैं, कौन कौन से नॉन हजार्डस हैं, ठीक है। तभी तो उन्हीं के आधार पर जो उनको क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 8 में हमको पढ़ना रहेगा। अब इस यूनिट नंबर 8 का क्या नाम है, इन्वायरमेंटल इथिक्स, कार्बन क्रेडिट एंड रोल ऑफ GIS, ठीक है। इस बारे में पढ़ना रहेगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहला है कार्बन क्रेडिट है। अब कार्बन क्रेडिट के अंदर क्या पढ़ना रहेगा हमको, कॉन्सेप्ट, उसका अवधारणा क्या है, उसका एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। फिर कार्बन स्क्वेटेशन, इंपॉर्टेंट, मीनिंग एंड बेस का ये पढ़ना रहेगा। फिर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब पढ़ना रहेगा। फिर एसिड रेन हो गया, फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन किस प्रकार होता है ये पढ़ना रहेगा। फिर वेस्टलैंड रिक्लेमेशन इसके बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS के बारे में यहाँ पढ़ना होगा। ये इस यूनिट से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है GIS से, ठीक है। ये भी आपको देख लेना, ठीक है। क्या होता है उसका घटक कौन कौन से हैं, फिर स्पेशल एंड नॉन स्पेशल डाटा इसके बारे में पढ़ना रहेगा, ठीक है। उनका जो अरेंजमेंट किस प्रकार होता है, ठीक है। स्पेशल मतलब 3D में जो है इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, इसके बारे में लिखना रहेगा। उसके बाद GIS सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में यहाँ पर लिखना रहेगा, ठीक है। ये जो यूनिट जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है, ये हमारा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारा क्वेश्चन जो मेनली बनता है ओजोन लेयर से हो गया, एसिड रेन से हो गया, ग्लोबल वार्मिंग से हो गया, फिर क्लाइमेट चेंज से, यहाँ पर क्वेश्चन जो है खूब बनता है इससे, ठीक है। तो क्या करना है कि मैं इस चैनल पर अपने जो है क्या करता हूँ कि जितने भी वो रहते हैं हमारे MCQ टाइप के क्वेश्चन मैं पूरा इसमें करा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आएगा तो आप बताएंगे, तो मैं जो है ज़रूर उस टॉपिक पर जो क्वेश्चन आपके लिए करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।